बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साइंस ग्रेड 7 और हमारा टॉपिक है आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं, किस तरतीब से वो इलेक्ट्रॉन में रहते हैं कि एक दूसरे को रिपेल भी ना कर सके। आज का एसएलओ है एसएलओ नंबर 5, डोमेन है बी। शो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन के, एल एंड एम शेल्स ऑफ एलिमेंट्स। Draw the structure of the first 18 elements of the periodic table. दो पार्ट्स हैं इस एसएलओ के। सबसे पहले तो आपने के, एल और एम तीनों शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन समझनी है, देखनी है, समझनी है। और पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 18 एलिमेंट्स यानी नियॉन तक आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। सो लेट्स स्टार्ट। एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। पहले अपनी नोटबुक्स में एक एटम का स्ट्रक्चर बनाइए जिसमें 12 प्रोटॉन्स हो। एटम का स्ट्रक्चर जिसमें 12 प्रोटॉन्स हो ड्रॉ कीजिए। फिर आप बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट देयर। पहले आप पढ़ चुके हैं कि प्रोटॉन नंबर ही इलेक्ट्रॉन नंबर के बराबर होता है, यानी जितने प्रोटॉन्स होंगे इतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो 12 प्रोटॉन्स मीन्स 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो जल्दी से इन इलेक्ट्रॉन्स को ड्रॉ कीजिए अराउंड द एटम इन स्पेसिफिक शेल्स। हाउ विल दीज इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्व्स। ड्रॉ कर लिया आपने, वेल डन। अब आप मुझे ये बताइए कि ये अरेंज कैसे होंगे, कितने शेल्स लगेंगे इसमें। क्या एक ही शेल्स में 12 आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स या नहीं। अगर 12 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में आ जाएंगे तो वो कैसे अपनी रिपल्शन को कंट्रोल करेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और दो सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो 12 इलेक्ट्रॉन्स एक शेल में कैसे रिजाइड करेंगे। हैव यू एनी आंसर? ओके, लेट्स सी। All these electrons carry similar charges that repel each other. How can these electrons create a stable atom? अगर इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते रहेंगे, दोनों एक दूसरे को खींचते रहेंगे, तो एटम तो अनस्टेबल हो जाएगा। हम स्टेबल एटम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं? विथ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि 118 एलिमेंट हमारे पास प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि 118 प्रोटॉन्स किसी एक एटम के न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और 118 एलिमेंट्स का प्रोटॉन्स का मतलब है कि 118 इलेक्ट्रॉन्स है। सच अ ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सच अ ह्यूज रिपल्शन, ग्रेटर अमाउंट ऑफ रिपल्शन कैसे कंट्रोल होगी। इट ऑल डिपेंड्स कि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज कैसे करते हैं, कितने शेल्स में किस तरीके से अपने आप को रखते हैं ताकि रिपल्शन कम से कम हो सके। और यही हमारा आज का टॉपिक भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अरेंजमेंट, यहां पे देखते हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन स्पेसिफिक शेल्स is called इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अब ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे शेल्स को और कितने शेल्स में खुद को अरेंज रखते हैं। चलिए अपनी सिमुलेशन में देखते हैं। यहां पे देखते हैं, फॉर एग्जांपल ये एटम का, रेड कलर का एटम का न्यूक्लियस है। ये रेड एटम का न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के गिर्द एक शेल है। ये शेल वो पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, आप जानते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो जितने शेल्स होंगे, शेल ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वो तमाम न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे एस शेल को आप इग्नोर करके यहाँ पे आप लिख लीजिए अपने लिए के शेल। एस शेल नो, इट इज के शेल। तो अगर हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें, 2 प्रोटॉन्स तो आ गए इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो वो के शेल में रहेंगे, एक इधर और एक इसके साथ इधर रहेगा। अगर इसमें हम इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा करते जाएं, ये देखिए
3 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3। अब देखिए जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आया वो दूसरे शेल में नहीं रहा, बल्कि वो नेक्स्ट शेल में मूव कर गया, सेकंड शेल में मूव कर गया। इसका मतलब ये है कि ये जो पहला शेल है इसकी कुछ कैपेसिटी है कि ये अपने अंदर सर्टेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर सकता है, और वो है 2। जो स्मॉलेस्ट शेल है, सबसे न्यूक्लियस के सबसे ज्यादा करीब है, उसकी कैपेसिटी सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की है। 2 के बाद जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा वो नेक्स्ट शेल में मूव करेगा। सो ये जो हमारा सबसे छोटा शेल है, नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस इज के शेल, और जो थर्ड इलेक्ट्रॉन गया वो के के बाद एल शेल में रिजाइड करेगा। ठीक है, अब जैसे देखते हैं एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इसे एस ऑर्बिटल की बजाय एल शेल कंसीडर किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब जो 10th इलेक्ट्रॉन आया, आप देखें कि वो सेकंड शेल में नहीं रहा, हालांकि इसके पास गुंजाइश थी, जगह थी, इसके पास स्पेस थी, लेकिन वो थर्ड शेल में मूव कर गया। इसका मतलब ये है कि जो सेकंड शेल है यानी हमारा एल शेल, उसकी कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन्स। के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स और एल शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब नेक्स्ट देखते हैं कितने में जाएगा 10th, ये 11th इलेक्ट्रॉन, 12 13 11 12 13 14 15 16 17 18 19। अब जो 19th वाला था वो कहाँ चला गया, वो नेक्स्ट शेल में मूव कर जाएगा, जिसकी कैपेसिटी, अब इसमें मजीद इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, ये देखिए आप सर्कल देख रहे हैं, ये इसमें कितनी कैपेसिटी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। जो हमारा एम शेल होगा, थर्ड शेल, उसकी कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स की है। 18 के बाद जो 19th इलेक्ट्रॉन आएगा वो फोर्थ शेल में जाएगा, फिर उसके बाद जो आएगा वो फिफ्थ शेल में जाएगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स अपने आप को अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की ये अरेंजमेंट उनकी रिपल्शन को कम से कम कर देती है। ठीक है, यहाँ पे अब दोबारा रिपीट कर लेते हैं कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन विल गो टू के शेल। के शेल की कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन्स है। एम शेल की कैपेसिटी 8 इलेक्ट्रॉन्स है। एल शेल की कैपेसिटी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इस तरह से एटम्स खुद को अरेंज करते हैं। एक दूसरे सिमुलेशन में देखते हैं हम कि इलेक्ट्रॉन क्या वाकई ऐसे ही करते हैं और किस तरह से एटम्स खुद को बनाते हैं और उसकी रिपल्शन कैसे कंट्रोल की जाती है। चलिए यहाँ पे देखते हैं, वापस आते हैं अपनी सिमुलेशन पे। एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में चला गया। ये फर्स्ट शेल के शेल था। सेकंड प्रोटॉन और इसके साथ सेकंड न्यूट्रल एटम। थर्ड प्रोटॉन, अब थर्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ये देखिए, ये सेकंड शेल में नहीं गया, फर्स्ट शेल में नहीं गया, ये सेकंड शेल में गया। इसका मतलब है कि फर्स्ट शेल की कैपेसिटी इतनी थी। अब देखिए एटम ने खुद को कैसे अरेंज किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में अरेंज किया। ऑपोजिट डायरेक्शन, न्यूक्लियस की अट्रैक्शन इस तरफ से और इस तरफ से डिवाइड हो जाएगी। न्यूक्लियस सिर्फ, अगर ये सारे इधर होते, दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे होते, तो क्या होता कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन सबकी एक ही जैसी होती, लेकिन क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया ऑपोजिट साइड्स पे, इसलिए न्यूक्लियस की अट्रैक्शन डिवाइड हो गई है दोनों तरफ। इसलिए न्यूक्लियस जो इनकी रिपल्शन फोर्स है वो इतनी इफेक्टिव अब नहीं रहेगी। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स तक देखिए कैसे इलेक्ट्रॉन्स ने खुद को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, किस कदर खूबसूरती से डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है कि न्यूक्लियस की अट्रैक्शन पूरे जो शेल था उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। किसी एक जगह पे न्यूक्लियस की कॉन्सेंट्रेशन नहीं रही। इसका मतलब यह है कि न्यूक्लियस ने तमाम इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करने की कोशिश की है, तमाम इलेक्ट्रॉन्स पे अपना होल्ड रखने की कोशिश की है। तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स जब इस तरह से खुद को डिस्पर्स करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
तो उनकी रिपल्शन भी मिनिमम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से मैक्सिमम फासले पे होता है, तो एटम स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल नहीं होगा। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज देमसेल्व्स इन द पाथ अराउंड द न्यूक्लियस दैट आर कॉल्ड शेल्स। लेट्स मूव टू द स्लाइड्स। चलिए जी, यहां तक तो आई होप आप समझ चुके होंगे। अब आपने अपना काम खुद करना है इस सिमुलेशन की मदद से, इस लिंक की मदद से। एक गेम है वो करनी है, प्ले करते हैं। चूज एनी आइटम फ्रॉम द पीरियोडिक टेबल फर्स्ट 18। इसमें आप लिख लें कि फर्स्ट 18 एलिमेंट में से कोई सा भी आइटम आप चूज करें। फाइंड आउट इट्स प्रोटॉन नंबर। आप देखें कि इसका प्रोटॉन नंबर क्या है। प्रोटॉन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं जी से, यानी इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। Draw the shells and arrange the electrons in the respective shells such that it may become a neutral atom। अब आपने जो भी आप एटम चूज करेंगे उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अरेंज करने हैं उसके गिर्द शेल्स में, इस तरह से कि एटम एक न्यूट्रल एटम रहे, अनस्टेबल ना हो जाए। तो इसके लिए K2L8 और M18 का फॉर्मूला याद रखिएगा। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक दफा हम बुक से रीड आउट कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं न्यूक्लियस में ये फर्स्ट शेल K था जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। सेकंड शेल L था, L है ग्रीन कलर का, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 और 8। थर्ड शेल M शेल जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 4 6 8 10 12 14 और 16 एंड 18। ठीक है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स खुद को डिफरेंट शेल्स में अरेंज करेंगे। अब L के बाद M के बाद N शेल होगा जो कि इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करेगा, और यही कुछ आपकी बुक में भी बताया गया है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट शेल्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो सबसे एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो सबसे आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहा जाता है। आपने अक्सर ये वर्ड सुनेंगे जब भी आप नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मीन जो सबसे बाहर वाला शेल है उसके इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। सो इस एटम में हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18। 18 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। तो आप अपनी बुक से एक दफा जरूर कंसल्ट कीजिएगा। आई होप कि आप समझ चुके होंगे। रैप अप करते हैं। K shell can accommodate only 2 electrons, L shell can accommodate only 8 electrons and M shell can accommodate only 18 electrons. The 19th electron will move towards N shell. So it's time to assessment now. Here is a worksheet for you. इस वर्कशीट को पढ़िए, समझिए, सॉल्व कीजिए। इस वर्कशीट में आपने क्या करना है कि आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर दिए गए हैं, इसमें आपने हर एटम के प्रोटॉन नंबर के मुताबिक इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं स्पेसिफिक शेल्स में। इट्स टाइम फॉर होमवर्क नाउ। आपने होमवर्क के लिए MCQ नंबर 6, 7, 4 एंड 9 सॉल्व करना है चैप्टर 5 में से। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करना है सेक्शन B से, और क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना है सेक्शन C से। इसके साथ साथ आपने प्रोजेक्ट 2 भी करना है कंप्लीट। प्रोजेक्ट 2 कहता है कि आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स बनाने हैं 3D यूजिंग कॉमनली यूज्ड आइटम। किसी भी 5 एलिमेंट्स के एटॉमिक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। इसके लिए आप मार्शमेलो, टूथपिक्स और मैच स्टिक्स यूज कर सकते हैं। पिंग पोंग बॉल्स भी यूज किए जा सकते हैं, या पेपर बॉल बना के उसे व्हाइट कलर का पेंट करके उसे भी यूज किया जा सकता है। कोई भी आप कॉमनली यूज्ड आइटम, रिसाइकलेबल आइटम्स यूज कर सकते हैं। एक लिंक दिया गया है, इस लिंक को भी से भी आप हेल्प ले सकते हैं अपना मॉडल प्रिपेयर करने के लिए। आई होप कि आपको लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। टिल देन अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।